एक दिन नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। उनका गधा काफी थका हुआ था, लेकिन नसीरुद्दीन उसे ताजगी से चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। रास्ते में वे एक बड़े से नगर में पहुंचे, जहां की सड़कें बहुत भीड़ भाड़ से भरी हुई थीं। शहर के लोग नसीरुद्दीन और उनके गधे को देखकर हंसी में पड़ गए। देखो नसीरुद्दीन हो जा, वह खुद तो पैदल चल रहे हैं और गधे पर बैठने की बजाय उसे चला रहे हैं, एक व्यक्ति ने हंसी में कहा। नसीरुद्दीन को यह बात सुनकर गुस्सा नहीं आया। वे मुस्कराए और अपना रास्ता जारी रखा। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी और दूरी तय की तो एक और व्यक्ति ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम इतने समझदार होते तो गधे पर बैठकर आराम करते, न कि उसे चलाते। अब नसीरुद्दीन थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने सही नहीं किया, और अगले दिन वे गधे पर बैठकर बाजार जाने का विचार करने लगे। अगले दिन नसीरुद्दीन फिर से बाजार जा रहे थे, लेकिन इस बार वह गधे पर सवार थे। रास्ते में वही लोग फिर से मिले। एक व्यक्ति ने कहा, देखो अब होजा तो गधे पर बैठकर जा रहे हैं, जबकि गधा खुद थका हुआ है। यह तो बहुत ही स्वार्थी है। नसीरुद्दीन को यह सुनकर थोड़ा और गुस्सा आया, लेकिन वे चुप रहे और अपना रास्ता जारी रखा। लेकिन इस बार उनकी सोच में एक और विचार आया। जब वे कुछ दूर और गए तो एक और व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम गधे पर बैठकर क्या सिखा रहे हो? क्या यह सही है? अब नसीरुद्दीन सच में परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। एक और दिन वे गधे के साथ बाजार जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी चतुराई का सहारा लिया। वे गधे पर बैठने के बजाय उसके ऊपर पैदल चलने लगे, और किसी भी स्थिति में वे संतुष्ट नहीं होते हुए भी उनके पास एक हल्का सा समाधान था। गांव के लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें देखकर हैरान थे। कुछ लोग नसीरुद्दीन से पूछने आए, क्या तुम अब गधे को इस तरह से क्यों चला रहे हो? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यह सब लोग मुझे देखकर क्या समझेंगे, मैं अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी गधे पर बैठने की बजाय उसका नेतृत्व करना होता है, कभी पैदल चलकर अपनी राह ढूंढनी होती है। गांव वाले चुप हो गए और महसूस किया कि कभी कभी हमें अपने फैसलों के बारे में दूसरों की राय से अधिक अपनी समझ और सूझबूझ पर ध्यान देना चाहिए। सीख नसीरुद्दीन की यह कहानी यह सिखाती है कि जब तक हम दूसरों की अपेक्षाओं और राय में बंधे रहते हैं, हम अपने स्वयं के विचार और दृष्टिकोण को खो सकते हैं। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने मन की सुनें और अपने रास्ते को स्वयं तय करें, बजाय इसके कि हम दुनिया की आवाजों में खो जाएं। कहानी 2। खोजा का एक दोस्त था। बचपन में दोनों में दांत काटी दोस्ती थी। बाद में वह दोस्त राजधानी में एक बड़ा अफसर बन गया। यह जानकर खोजा बहुत खुश हुआ था। जब खोजा बादशाह के कहने पर राजधानी में आकर रहने लगा, तब उसने एक बार अपने उस दोस्त से मिलने का मन बना लिया। जब से खोजा का दोस्त अफसर बना था, तब से खोजा की न तो कभी उससे मुलाकात ही हुई थी और न ही शायद उसे यह खबर था कि उसके बचपन का दोस्त वह गरीब घर का लड़का ही आज का मशहूर खोजा नसरुद्दीन कहलाता है। खैर, एक दिन खोजा अपने जाने पहचाने लिबास में अपने दोस्त अफसर के घर जा पहुंचा। अफसर के दरबान के पूछने पर खोजा ने बताया कि मेरा नाम नसीर है। मैं अफसर के गांव का रहने वाला हूं। दरबान ने खोजा को सिर से पांव तक गैर से देखा। उसे पहली नजर में तो यही मालूम हुआ कि हो न हो जो उसके सामने खड़ा है वह खोजा नसरुद्दीन है, पर खोजा ने अपना जो परिचय दिया, उसके बाद यही मानना पड़ा कि नहीं, यह तो कोई और नसीर है जो अपने आप को खामखां उसके अफसर मालिक का बचपन का दोस्त बता रहा है।
दरबार ने खोजा को दरवाजे के बाहर रोका और खुद भीतर अफसर को उसके आने की खबर देने चला गया। दरबान से सूचना पाते ही अफसर खुद बाहर आया। उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी। अफसर ने मन ही मन अपने आप से कहा, लगता है नासिर अब भी कंगाल का कंगाल ही है। उसके मन में यह डर भी पैदा हुआ कि एक गरीब किसान का दोस्त कहलाने से कहीं उसकी इज्जत धूल में न मिल जाए। इसलिए उसने खोजा से किसी अजनबी जैसा सलूक करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? यह सुनते ही खोजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं नसीर उर्फ नसरुद्दीन हूँ, तुम्हारे बचपन का पक्का दोस्त। मैंने सुना है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारी देखभाल करने आया हूँ। कौन जानता था कि अफसर बनने के बाद तुम अंधे हो जाओगे? खोजा की फटकार और खरीखरी बात सुनते ही उसका अफसर दोस्त बहुत शर्मिंद हुआ और माफी मांगता हुआ उसे जबरन अपनी हवेली के भीतर ले गया। दरबान ने जो यह हाल देखा तो उसे यह समझते देर नहीं लगी कि हो न हो यह जरूर खोजा नसरुद्दीन हो है। भला और किसमें हिम्मत है जो अफसर को यूं मुंह तोड़ सबक सिखाए। कहानी 3। एक छोटे से गांव में नसीरुद्दीन रहते थे। वे एक साधारण फकीर थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण अंदाज ने उन्हें गांव के लोग बहुत सम्मान देते थे। उनके पास न केवल गहरी ज्ञान की बातें थीं, बल्कि हर समस्या का हल उनके पास था, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। गांव में एक दिन एक व्यापारी आया। व्यापारी का नाम महमूद था और वह अपनी व्यापारिक सफलता के बारे में बहुत घमंडी था। उसने गांव में आकर नसीरुद्दीन से मिलने का निश्चय किया। वह जानता था कि नसीरुद्दीन बहुत बुद्धिमान है और सोचता था कि अगर नसीरुद्दीन उसे अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ सिखा दें तो वह और भी समृद्ध हो सकता है। महमूद नसीरुद्दीन के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पूछो। पहला सवाल महमूद ने शुरू किया, अगर तुम्हारे पास एक बकरी और एक गाय है और तुम्हें दोनों को एक ही बाड़े में रखना है तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन ने गहरी सोच के बाद कहा, मैं दोनों को एक ही बाड़े में रखूंगा, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि बकरी और गाय दोनों को समान ध्यान मिले। महमूद ने कहा, यह कोई खास जवाब नहीं है नसीरुद्दीन, तुम्हें मुझे एक मजेदार और ज्ञानपूर्ण जवाब देना चाहिए था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, लेकिन याद रखो, एक सरल और सही उपाय हमेशा सबसे अच्छा होता है। महमूद को नसीरुद्दीन का यह जवाब पसंद नहीं आया और उसने दूसरा सवाल पूछा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक बगीचा है जिसमें बहुत सारी फसलें हैं और अचानक मौसम बदल जाता है तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, मैं अपने बगीचे की फसल को बचाने के लिए पहले से ही तैयारी करूंगा, और अगर मौसम खराब हो जाए तो मैं सबको शरण देने के लिए आश्रय बनाऊंगा। लेकिन तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? नसीरुद्दीन ने अंत में पूछा। तुम खुद ही व्यापार के बड़े आदमी हो और तुम्हारे पास ऐसी समस्याओं का हल होना चाहिए। महमूद कुछ समय के लिए चुप हो गया, फिर उसने तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम सबसे बड़ी समस्या का हल खोज सकते हो तो क्या वह तुम्हारे पास आ जाएगी? नसीरुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, समस्या कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। यदि तुम समस्या से भागते हो तो वह तुम्हारे पीछे आएगी, लेकिन अगर तुम समस्या का सामना करते हो और उसका हल ढूंढते हो तो तुम उसे जीत सकते हो। महमूद को नसीरुद्दीन के ये उत्तर बहुत गहरे लगे। वह जानता था कि वह एक साधारण व्यापारी है और उसे कई बार जीवन में ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा था जिनका हल नसीरुद्दीन के उत्तरों में था।
उसे अब यह एहसास हुआ कि नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता केवल मजाक या बातों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रकट होती थी। महमूद ने अंत में नसीरुद्दीन से कहा, तुम सही हो। मुझे अपनी सोच और जीवन को फिर से देखने की जरूरत है। तुम्हारे जवाबों ने मुझे सिखाया कि ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं आता, बल्कि वह हमारे अंदर ही होता है। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, ज्ञान कभी एक जगह नहीं रहता, यह हर जगह फैला हुआ है। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आंखें और दिमाग खोलने होंगे। महमूद ने नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया और गांव से वापस लौट गया। लेकिन उसके मन में नसीरुद्दीन के शब्द गूंजते रहे। उसे यह समझ में आ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है, जो हमें हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों से मिल सकता है। और यह ज्ञान तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसे न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी फैलाते हैं। कहानी 4। एक शहर कोतवाल का जब राजधानी से दूर एक छोटे शहर में तबादला हुआ, तब वह बेहद खुश हुआ। उसे लगा, चलो अब रोज रोज बादशाह या वजीर के पास जाने से मुक्ति मिली। वहां तो हर आदमी किसी न किसी तुर्रम खां का रिश्तेदार था, इसलिए सबकी सुननी पड़ती थी। यहां तो चैन की नींद लिया करूंगा। शरह कोतवाल ने यह सब सोच तो लिया, पर उसके मन की मुराद पूरी होने को ही नहीं आ रही थी। जब से यहां आया था, रोजगार कोई न कोई ऐसा बखेड़ा लेकर हाजिर हो जाता कि उसे सुलझाने में जाने कब सुबह से शाम हो जाती थी। आखिर शहर कोतवाल ने तय किया कि वह एक कुत्ता पालेगा। कुत्ते को कोतवाली के दरवाजे पर बांधेगा ताकि जब भी कोई कोतवाली में फरियाद लेकर आने की कोशिश करे, कुत्ता उसे वहां से भगा दो। कोतवाल ने कुत्ते की खोज शुरू की। उसे कुत्ते तो कई मिले, लेकिन कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला जो केवल गुर्राता हो, भौंकता न हो। कोतवाल को तलाश थी केवल गुर्राने वाले कुत्ते की। उसे डर था कि यदि उसने भौंकने वाला कुत्ता दरवाजे पर बांधा तो वह भौंक भौंक कर फरियाद को भले ही भगा दे, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी नींद भी उड़ा देगा। ऐसे में कुत्ते की भौंक सुनने से कहीं अच्छा होगा फरियादी की फरियाद सुन ली जाए। हो सकता है फरियादी कुछ भेंट दक्षिणा ही दे जाए। जब शहर कोतवाल कुत्ता खोजने में नाकामयाब हो गया, तब उसने खोजा को आदेश दिया कि वह एक खूंखार कुत्ता ढूंढ कर लाए, जो लोगों को काटता हो और उन पर झपटता हो। वक्त पड़ने पर गुर्राता भी हो लेकिन भौंकता न हो। कुछ दिन बाद खोजा एक कुत्ता ले आया, जो दम दबाकर रहता और अजनबी के सामने भी भौंकता नहीं था। यह देखकर कोतवाल उस पर बरस पड़ा। खोजा, तुम्हारे कान नहीं हैं क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मुझको काटने और गुर्राने वाला चाहिए, न कि दुम दबाकर बैठने वाला कुत्ता। तुम्हें किस किस्म का कुत्ता ढूंढने को कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? खोजा ने सफाई दी, हाँ जनाब, मैंने अच्छी तरह से सुन लिया था। कुत्ता चाहे किसी किस्म का हो, आपके यहाँ आकर वैसा ही बन जाएगा आप जैसा चाहते हैं। यह कुत्ता कुछ ही दिनों में आपसे सब तरह के हुनर सीख लेगा। लोगों को काटने या उन पर झपटने का ही नहीं, उनके पर्स खोलकर पैसे निकालने का तरीका भी यह जल्दी सीख लेगा। खोजा की बात में वजन है, यह महसूस करते ही शहर कोतवाल ने उस कुत्ता के गले में अपना पट्टा डाला और अगले ही दिन उसे अपनी जरूरत के गुर सीखने लगा। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मुल्ला हर समस्या का समाधान निकालने में माहिर हैं। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि आसपास के इलाकों में 4 चोर सक्रिय हो गए हैं। ये चोर इतने चालाक और शातिर थे कि वे अब तक किसी के भी हाथ नहीं आए थे। गांव के लोग डरने लगे थे। हर रात वे अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद करते, लेकिन फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं होती।
चोरों के डर से लोग रात भर जागते रहते। गांव के कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला जी, आप तो हमारी हर समस्या का हल निकालते हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे इन चोरों से छुटकारा मिल जाए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम सब चिंता मत करो। मैं इन चोरों को पकड़ने की योजना बनाता हूं। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर गांव वालों को निर्देश दिए, आज रात कोई भी अपने घर में जागकर पहरा नहीं देगा। सब लोग आराम से सो जाएं। बस मुझे कुछ समय दें। उस रात चारों चोर गांव में आए। वे सोच रहे थे कि गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि अब आसानी से लूटपाट की जा सकती है। चोरों ने सबसे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन के घर को निशाना बनाने का फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि मुल्ला गांव के सबसे चतुर व्यक्ति हैं। जब वे मुल्ला के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला आंगन में बैठकर ऊंची आवाज में कुछ बातें कर रहे हैं। चोर छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। मुल्ला जोर जोर से बोल रहे थे, मुझे आज रात बहुत चिंता हो रही है। मैंने अपना सबसे कीमती खजाना पिछवाड़े के कुएं में छिपा दिया है। अगर चोरों को इसका पता चल गया तो मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। चोरों ने यह सुना और उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, मुल्ला ने खुद ही खजाने का ठिकाना बता दिया है, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बस कुएं से खजाना निकाल लो। चोर तुरंत मुल्ला के पिछवाड़े पहुंचे और कुएं में झांकने लगे। कुएं में पानी था और चोरों को लगा कि खजाना पानी में छिपा हुआ है। उन्होंने एक बाल्टी और रस्सी का इंतजाम किया और बारी बारी से पानी निकालने लगे। रात भर चोर मेहनत करते रहे। हर बार बाल्टी में पानी निकलता, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। सुबह होने तक उन्होंने पूरा कुआं खाली कर दिया, लेकिन खजाने का कोई नामोनिशान नहीं था। जब सूरज उगने लगा तो थके हारे चोर वहीं बैठ गए। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन वहां आए और हंसते हुए बोले, क्या हुआ भाइयों? खजाना मिल गया। चोरों ने गुस्से और शर्म से सिर झुका लिया। मुल्ला ने गांव वालों को आवाज दी, आओ देखो, यही हैं वे चोर जो हमें परेशान कर रहे थे। गांव वाले दौड़े आए और चोरों को पकड़ लिया। मुल्ला ने कहा, ये लोग इतने मूर्ख हैं कि मैंने केवल एक झूठी कहानी सुनाई और इन्होंने रात भर मेहनत करके कुआं खाली कर दिया। अब हमारे पास न केवल पानी है, बल्कि ये चोर भी पकड़े गए हैं। कहानी का संदेश। गांव वाले मुल्ला की चालाकी पर खुश हुए और चोरों को सजा दी। इस घटना से सभी को यह सीख मिली कि बुद्धिमत्ता और संयम से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी स्थिति में घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उनकी हंसी और चतुराई भरी कहानियां आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा और आनंद प्रदान करती हैं। कहानी 6। यह तब की बात है जब मुल्क का बादशाह और वजीरे आजम खोजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यानी उन्हें पता नहीं था कि खोजा किस मिजाज का आदमी है। वह शरीफों के साथ शरीफों की तरह और टेढ़े के साथ टेढ़े से पेश आता है, फिर चाहे वह कोई पड़ोसी हो या मुल्क का बादशाह। खोजा किसी की ऐसी वैसी बात और व्यवहार को सहन नहीं करता, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। एक बार बादशाह और वजीरे आजम शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ कारिंदे किसी और दिशा में चले गए और स्वयं वे किसी और दिशा में। काफी खोजने पर उन्हें कोई परिंदा दिखाई नहीं पड़ा। उस पर बुरा यह हुआ कि जिस जानवर का वे पीछा कर रहे थे वह भी न जाने कहाँ जा छिपा। थक-हार कर बादशाह और उसके वजीरे आजम ने राजमहल की ओर लौटने का फैसला किया।
अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि गर्मी के मारे उन्हें बेहद प्यास लगाई। दोनों चलते चलते एक घर के करीब पहुंचे। यह घर खोजा का था। दोनों जने घर के दरवाजे पर रुक गए। वजीरे आजम ने जोर से पुकारा, अरे कोई घर में है क्या? जल्दी से दही की लस्सी ले आओ। उसमें कुछ बर्फ भी डाल देना। हमें बेहद प्यास लगी है। हम इस देश के बादशाह और वजीरे आजम हैं। वजीरे आजम की आवाज सुनने के कुछ देर बाद खोजा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला। पहले उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से बोला, माफ कीजिए, मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहा था। अभी अभी लौटा हूं। प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए सारी दही की लस्सी बनाकर पी गया। अब तो घर में थोड़ी सी भी दही नहीं है। निराश होकर बादशाह और उसके वजीरे आजम को अपनी राह लेनी पड़ी। लेकिन जब वे काफी दूर चले गए तो खोजा हाथ में दही का बर्तन लेकर मकान के छज्जे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहने लगा, बादशाह सलामत वापस आ जाइए। बादशाह और वजीरे आजम ने दूर से दही का बर्तन लिए खोजा को पुकारते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए। घोड़ों को वापस छोड़कर वे फौरन खोजा के पास जा पहुंचे। जब वे बिल्कुल करीब पहुंच गए तो खोजा ने दही का बर्तन उनके सामने पलट दिया और बोला, बड़े अफसोस की बात है। आप खुद देख लीजिए, क्या यह बर्तन सचमुच खाली नहीं है? इस तरह से खोजा ने अपनी तरफ से वजीरे आजम को ठीक उसी के लहजे में पुकारकर जैसे को तैसा जवाब दे दिया। यह बात अलग है कि उन दोनों की समझ में यह नहीं आया कि खोजा ने उन्हें फिर क्यों पुकारा था। कहानी 7। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में बड़ा मेला लगा। हर साल यह मेला पूरे इलाके में प्रसिद्ध होता था। मेले में तरह तरह के खेल, झूले, मिठाइयों की दुकानें और जानवरों की खरीद फरोख्त होती थी। इस बार मेले में एक बड़ा आकर्षण था, भैंस की प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में गांव के सबसे बड़े जमींदार ताहिर खान अपनी विशाल भैंस को लेकर आए थे। वह भैंस सचमुच गजब की थी। उसका रंग काला चमकता हुआ, सींग बड़े और मुंह पर एक विशेष तेज। ताहिर खान उसे बहुत गर्व से शाह भैंस कहते थे। मेले में चर्चा थी कि ताहिर खान ने ऐलान किया है, अगर कोई यह साबित कर सके कि अकल बड़ी है और मेरी भैंस नहीं, तो मैं उसे 100 सोने की मोहरें दूंगा। लेकिन अगर वह साबित न कर सका तो उसे मेरी भैंस की देखभाल 1 साल तक करनी होगी। यह चुनौती सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। हर कोई जानता था कि ताहिर खान का दिमाग तेज है और उनकी बातें काटना आसान नहीं। लेकिन तभी किसी ने कहा, इस चुनौती को मुल्ला नसीरुद्दीन से बेहतर और कौन स्वीकार करेगा? मुल्ला की चुनौती। मुल्ला नसीरुद्दीन को जैसे ही इस चुनौती के बारे में पता चला, वे मुस्कुराए और बोले, अगर बात अकल और भैंस की हो तो मैं यह चुनौती जरूर लूंगा। दूसरे दिन मेला भरा हुआ था। ताहिर खान अपनी भैंस के साथ एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आगे बढ़कर कहा, ताहिर साहब, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बताइए क्या करना होगा? ताहिर खान बोले, मुल्ला, बस एक बात का जवाब दो। क्या यह सच नहीं कि मेरी भैंस का दूध तुम्हारे विचारों से ज्यादा कीमती है? सोचो, अगर मेरी भैंस दूध न दे तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है, आपकी भैंस का दूध जरूरी है। लेकिन अगर दूध बेचने की सही अकल न हो तो वह भी बेकार है। ताहिर खान ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। अगर भैंस खेत न जोते तो अनाज कैसे उगेगा? और अगर अनाज न हो तो खाना कहाँ से आएगा? मुल्ला ने कहा, भैंस खेत जोत सकती है, लेकिन बिना इंसान की अकल के खेत कैसे तैयार होगा? और अगर बीज न हो तो भैंस खेत में क्या जोतेगी?
सब कुछ अकल से जुड़ा है। ताहिर खान को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तो तुम मानते हो कि तुम्हारी अकल मेरी भैंस से बड़ी है? मुल्ला हंसते हुए बोले, मैं कुछ साबित नहीं कर रहा, बस यह बता रहा हूं कि अकल और मेहनत के बिना कोई भी संसाधन बेकार है। फैसला। गांव वालों को मुल्ला की बात में दम नजर आया। उन्होंने ताहिर खान से कहा, मुल्ला ने साबित कर दिया है कि अकल बड़ी है, क्योंकि बिना अकल के आपकी भैंस की उपयोगिता भी शून्य है। ताहिर खान को अपनी हार माननी पड़ी। उन्होंने मुल्ला को 100 सोने की मोहरें दी और कहा, मुल्ला, तुम्हारी अकल वाकई बड़ी है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जीवन में अकल सबसे बड़ी ताकत है। चाहे संसाधन कितने भी बड़े हों, उनकी उपयोगिता इंसान की समझ पर निर्भर करती है। इस कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा खजाना है। और हाँ, मुल्ला की मजेदार शैली ने इसे और यादगार बना दिया। कहानी 8। नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी दुनिया में हास्य और गंभीरता का अनूठा मिश्रण था। एक दिन नसीरुद्दीन अपने घर से बाहर निकले और सोचा कि इस बार वे कुछ नया करेंगे। वे एक लंबी यात्रा पर जाने का विचार कर रहे थे, जिससे वे न केवल अपने गांव से बाहर जाएं, बल्कि दुनिया की जटिलताओं को समझने की कोशिश करें। वे अपने साधारण कपड़े पहने हुए थे और कुछ खाने पीने का सामान ले लिया था। यात्रा की शुरुआत में ही वे गांव के प्रमुख से मिले। प्रमुख ने उन्हें सलाह दी, तुम नसीरुद्दीन हो, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही सब कुछ है। दुनिया की सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि शायद यह यात्रा उनकी आत्मा के लिए अच्छी होगी, और उन्होंने प्रमुख की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे अपने रास्ते पर बढ़े और जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक बड़े शहर में पहुंचे। इस शहर में पहुंचते ही नसीरुद्दीन ने देखा कि लोग यहाँ बहुत व्यस्त थे। एक दूसरे से जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। कोई व्यापारी अपनी दुकान चला रहा था, तो कोई किसान खेतों में काम कर रहा था। नसीरुद्दीन को यह देखकर हैरानी हुई कि लोग बिना किसी खुशी के काम में लगे हुए थे। उन्होंने कुछ समय के लिए चुपचाप उन लोगों को देखा और फिर एक व्यापारी के पास गए। तुम इतने व्यस्त क्यों हो? नसीरुद्दीन ने पूछा। व्यापारी ने सिर उठाया और कहा, मुझे मेरे व्यापार को बढ़ाना है ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। यह पैसा मुझे अपने परिवार के लिए चाहिए। नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जितना पैसा कमा रहे हो वह सब किस काम का है? व्यापारी थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा और कहा, मैं जितना कमा रहा हूं वह मुझे और मेरे परिवार को अच्छे जीवन के लिए चाहिए। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जीवन की असली खुशी काम में नहीं, बल्कि एक साधारण जीवन जीने में है? व्यापारी इस पर कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उसकी सारी दुनिया पैसे और काम के इर्द गिर्द घूमती थी। नसीरुद्दीन फिर एक अन्य व्यक्ति से मिले जो एक भव्य महल में रहता था। वह व्यक्ति नसीरुद्दीन से बहुत खुश हुआ और उन्हें महल में आमंत्रित किया। महल में प्रवेश करते हुए नसीरुद्दीन ने देखा कि चारों ओर विलासिता और ऐश्वर्य था, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा उदास था। तुम इतने अमीर क्यों हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नसीरुद्दीन ने पूछा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे कभी संतोष नहीं मिलता। मैं हमेशा और अधिक चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि असली खुशी संतोष में है। अगर तुम अपने पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट हो, तो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए होगा।
यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और नसीरुद्दीन की बातों पर विचार करने लगा। नसीरुद्दीन की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि दुनिया भर के लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ तलाश रहे होते हैं, लेकिन असली सुख केवल आत्मसंतोष और सरलता में होता है। जब वे अपनी यात्रा समाप्त कर वापस गांव लौटे तो उन्होंने गांव के लोगों को यह शिक्षा दी और सबको यह बताया कि धन, ऐश्वर्य और शौक केवल अस्थायी सुख प्रदान करते हैं, लेकिन असली शांति आत्मा की शांति में होती है। नसीरुद्दीन की यह यात्रा एक महान शिक्षा थी, जो आज भी लोगों को यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ धन दौलत नहीं, बल्कि संतोष, सरलता और आंतरिक शांति में है। यह कहानी नसीरुद्दीन के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें हास्य और गंभीरता का मिश्रण है, जो उनके जीवन के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कहानी 9। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शाही महल में अपनी जिंदगी बिता रहा था। राजा का नाम राघव था और वह अपनी पूरी प्रजा के बीच एक अच्छे और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन राजा को एक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे वह खुद भी परेशान हो गया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखे। उसके दरबार में मंत्री, सेनापति और वफादार सेवक थे, लेकिन किसी से भी वह इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा था। राजा को यह महसूस हो रहा था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे सही मार्गदर्शन दे सके। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आकर बैठ गया। वह साधु बहुत साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और ज्ञान था। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई समाधान दे सकते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जो आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। राजा ने कहा, क्या सवाल है? साधु ने कहा, क्या आपने कभी अपनी समस्याओं को हास्य और समझ से हल करने की कोशिश की है? राजा चौंका और बोला, हास्य से? मुझे नहीं लगता कि हास्य से कोई समस्या हल हो सकती है। साधु हंसा और बोला, आपकी समस्या का हल एक हंसी में छुपा है। मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ पाएंगे। राजा ने सोचा और फिर साधु से पूछा, क्या तुम मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता सकते हो जो मेरी समस्या का हल हास्य के साथ कर सके? साधु ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ ऐसे एक व्यक्ति को। उसका नाम नसीरुद्दीन है। वह एक अजीबोगरीब व्यक्ति है, लेकिन उसके पास बहुत समझ और हंसी की ताकत है। भाग 2, नसीरुद्दीन का आगमन। राजा ने तुरंत नसीरुद्दीन को दरबार में बुलवाया। नसीरुद्दीन एक साधारण आदमी था, जो पगड़ी पहनकर, लंबी दाढ़ी और हंसी की आवाज के साथ महल में दाखिल हुआ। उसकी हंसी ने सभी को आकर्षित किया और राजा ने उसे दरबार में बैठने के लिए कहा। नसीरुद्दीन राजा के सामने बैठा और राजा ने उससे कहा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मुझे मेरी समस्याओं का हल दे सकते हो? नसीरुद्दीन हंसा और बोला, राजा, समस्याएं किसी के पास हो सकती हैं, लेकिन उनके समाधान में हंसी और समझ का बड़ा हाथ है। राजा ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मुझे कुछ अजीब सा तरीका चाहिए। नसीरुद्दीन ने राजा से कहा, क्या आप तैयार हैं मेरी एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए? राजा ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा। भाग 3, नसीरुद्दीन की चुनौती। नसीरुद्दीन ने राजा से कहा, आपको पूरे राज्य में एक सप्ताह तक लोगों से मिलकर उनके विचार जानने होंगे। लेकिन आपको एक काम और करना होगा, हर व्यक्ति से एक सवाल पूछना होगा, क्या आप मुझे हंसी का कारण बता सकते हैं? राजा को यह चुनौती सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। वह राज्य के हर कोने में गया,
गांवों, कस्बों और शहरों में लोगों से मिला। उसने हर व्यक्ति से वही सवाल पूछा, क्या आप मुझे हंसी का कारण बता सकते हैं? कई लोग हंसी में बिखर पड़े, कुछ लोग गंभीर हो गए और कुछ लोग राजा की तरफ चौंककर देखने लगे। राजा को किसी भी जवाब से संतुष्टि नहीं मिली। वह अपने महल में वापस लौट आया, थका हुआ और कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन तभी नसीरुद्दीन हंसी के साथ महल में आया और कहा, राजा, अब आप समझ गए होंगे कि हंसी के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी होती हैं। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे यह सब समझा सकते हैं? भाग 4 नसीरुद्दीन का ज्ञान। नसीरुद्दीन राजा के पास बैठा और कहा, देखिए, लोग हर दिन हंसते हैं, लेकिन हंसी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है। जब आप किसी से यह सवाल करते हैं, क्या आपको हंसी का कारण बताइए, तो आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन में क्या देखता है और महसूस करता है। हंसी का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता, लेकिन यह दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में खुश रहना और हल्के मन से समस्याओं का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। राजा को यह समझ में आ गया कि कभी-कभी हमें समस्याओं को हल करने के लिए गंभीरता से नहीं, बल्कि हंसी और हल्केपन से सोचने की जरूरत होती है। उसने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सही कहते हो। अब मुझे एहसास हुआ कि जीवन में खुश रहना और अपने दुखों पर हंसना भी एक बड़ी समझ है। नसीरुद्दीन ने हंसी के साथ कहा, राजा, अगर आप अपने राज्य में खुशियां बांटेंगे तो लोग भी खुश रहेंगे। आपको कभी अपने गुस्से या तनाव से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हंसी और समझ सबसे अच्छे उपाय हैं। भाग 5 राज्य में बदलाव। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को माना और उसने अपने राज्य में एक नई नीति लागू की। उसने अपने अधिकारियों और प्रजा को यह सिखाया कि समस्याओं का हल सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने से मिल सकता है। राजा ने खुद भी अपनी मुस्कान और हंसी को अपनाया और धीरे धीरे राज्य में शांति और खुशी का माहौल बनने लगा। राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और उसे धन्यवाद दिया। नसीरुद्दीन अपनी सरलता और समझ से सभी को सिखाता रहा और राज्य एक खुशहाल स्थान बन गया। और इस तरह नसीरुद्दीन ने राजा को न केवल हंसी का महत्व समझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे दृष्टिकोण और सोच में होती है। कहानी 10। नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव के मशहूर हंसी के बादशाह थे। उनकी प्रसिद्धि न केवल उनकी मजेदार कहानियों और हंसी मजाक के कारण थी, बल्कि उनके बुद्धिमानी और समझदारी के लिए भी उन्हें हर जगह जाना जाता था। गांव में हर कोई जानता था कि नसीरुद्दीन की एक बात में कोई गहरी समझ छिपी होती थी, भले ही वह किसी मजाक की तरह सुनाई दे रही हो। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के राजा ने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति 3 कठिन सवालों के सही उत्तर देगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। यह सुनकर गांव के कई बुद्धिमान लोग और विद्वान राजा के दरबार में आए। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी यह नहीं जानता था कि ये सवाल कौन से होंगे। नसीरुद्दीन ने इस चुनौती को स्वीकार किया, भले ही वह जानते थे कि ये सवाल बहुत कठिन हो सकते हैं। राजा ने नसीरुद्दीन को बुलाया और कहा, तुम्हें 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही देते हो तो तुम्हें बड़ी धनराशि दी जाएगी, लेकिन अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हें सजा दी जाएगी। नसीरुद्दीन मुस्कराए और कहा, राजा साहब, सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उस समय का सही उपयोग कैसे करें। राजा ने सवाल पूछना शुरू किया। सवाल 1, अगर एक आदमी समुद्र के बीच में जा रहा हो और उसके पास कोई नाव नहीं हो तो वह कैसे वापस आ सकता है? नसीरुद्दीन कुछ देर सोचते रहे और फिर हंसते हुए बोले, राजा साहब, वह आदमी घर से बाहर नहीं निकला होगा, तो वह वापस कैसे आएगा?
जवाब है, वह आदमी कभी समुद्र के बीच में था ही नहीं। राजा हंसी रोकते हुए बोले, यह तो बड़ा चालाक जवाब था नसीरुद्दीन। अब दूसरा सवाल पूछते हैं। सवाल 2, अगर एक आदमी गोल गड्ढे में गिर जाए तो वह कैसे बाहर निकलेगा? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, अगर गड्ढा गोल है तो उसमें गिरने का सवाल ही नहीं आता। आदमी बाहर निकलेगा कैसे? बस उसे गड्ढे से बाहर खींच लीजिए और समस्या हल हो जाएगी। राजा हैरान होकर बोले, तुम तो सही कह रहे हो नसीरुद्दीन। अब आखिरी सवाल पूछते हैं। सवाल 3, अगर एक आदमी अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करे तो वह क्या करेगा? नसीरुद्दीन ने यह सुनते ही ठहाका मारा और कहा, राजा साहब, अगर कोई अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे अपनी ही परछाई की तरह इधर-उधर भागना पड़ेगा और वह कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। असल में वह व्यक्ति खुद को ही पकड़ेगा। राजा हंसी रोकते हुए बोले, तुमने सभी सवालों का बहुत ही सरल और मजेदार तरीके से जवाब दिया। तुम्हारी समझदारी और चतुराई की जितनी तारीफ की जाए कम है। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, कभी कभी समस्या को ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि अगर हम उसे सीधे और सरल तरीके से देखें तो वह समस्या हल हो जाती है। राजा ने नसीरुद्दीन को पुरस्कार देने का निर्णय लिया, लेकिन नसीरुद्दीन ने वह पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, राजा साहब, मेरी समझदारी और चतुराई के लिए इनाम की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस यह चाहता हूं कि लोग जीवन को थोड़ा हल्के दिल से लें और मुश्किलें जितनी हो सके आसान बनाएं। राजा को नसीरुद्दीन की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने नसीरुद्दीन को गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति घोषित किया। यह कहानी नसीरुद्दीन की चतुराई और जीवन के सरल दृष्टिकोण को दर्शाती है। कहानी 11। राज्य के राजा का नाम राजा अम्बीर था। वह एक मजबूत और सम्माननीय शासक थे, लेकिन उनका एक बड़ा दोष था, वह बहुत घमंडी थे। राजा को यह पसंद नहीं था कि कोई उनकी सलाह के खिलाफ जाए और वह हमेशा यह चाहते थे कि उनके दरबार में केवल उनके विचारों का सम्मान किया जाए। नसीरुद्दीन, जो दरबार में जोकर के रूप में काम करता था, राजा की उपेक्षा और उनकी घमंड को अपने हास्य और चतुराई से चुनौती देता था। एक दिन राजा अम्बीर ने नसीरुद्दीन से मजाक करते हुए कहा, तुम सिर्फ हंसी मजाक करते हो, तुम्हारे पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपकी मर्जी महाराज, लेकिन जो ज्ञान मैं जानता हूँ वह आपके साम्राज्य को बचा सकता है। राजा अम्बीर को यह बात ठीक से समझ नहीं आई और उन्होंने नसीरुद्दीन से चतुराई से जवाब पाने की उम्मीद करते हुए एक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा की परीक्षा। राजा ने दरबार में घोषणा की कि वह एक बड़ी परीक्षा लेंगे जिसमें नसीरुद्दीन को अपना ज्ञान साबित करना होगा। राजा ने कहा, अगर तुम सही उत्तर नहीं दे सको तो तुम्हें दरबार से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर तुम सही उत्तर दे सको तो तुम्हें राज्य के सबसे बड़े पद पर नियुक्त किया जाएगा। नसीरुद्दीन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। राजा ने अपनी कठोर दृष्टि से देखा और प्रश्न पूछा, तुम्हें बताना होगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। नसीरुद्दीन मुस्कुराया और उत्तर दिया, आपका घमंड महाराज। वह आपकी शक्ति और निर्णय क्षमता की कुंजी है। राजा यह सुनकर चौंके, लेकिन वह जानते थे कि नसीरुद्दीन का जवाब कुछ गहरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अगला सवाल पूछा, लेकिन अगर घमंड कीमती है तो उसे कैसे खोला जा सकता है? नसीरुद्दीन हंसी से बोला, घमंड को खोने के लिए आपको उसे अपना दिल खोलने और समझने की आवश्यकता है। जब आप अपनी सीमाओं को जानेंगे तब आपके पास असली ताकत होगी। राजा ने सोचा कि यह जवाब बहुत ही चतुराई भरा था और उसे समझते हुए वह कुछ समय तक चुप रहे।
राजा का आत्मविश्लेषण। राजा अम्बीर, जो अक्सर अपने घमंड और अहंकार में खोए रहते थे, इस उत्तर से गहरे विचार में डूब गए। नसीरुद्दीन के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी, जिसे राजा ने अब तक नजरअंदाज किया था। राजा ने सोचा कि अगर वह अपनी शक्ति और सत्ता को केवल अपनी घमंड की वजह से चला रहे हैं, तो उनका शासन कितना अस्थिर हो सकता है। राजा ने दरबार में घोषणा की कि वह नसीरुद्दीन को एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे यह सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं जानता, तो वह अपनी शक्ति खो सकता है। नसीरुद्दीन की चतुराई। नसीरुद्दीन ने राजा के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, महाराज, मैं आपके मंत्री के रूप में काम करूंगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप और आपके राज्य की स्थिति हमेशा स्थिर रहे, हमें कुछ चतुर योजनाएं बनानी होंगी। राजा ने नसीरुद्दीन की चतुराई से प्रभावित होकर कहा, आपकी योजना क्या होगी? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हम एक विशेष व्यवस्था बनाएंगे, जिसमें राज्य की सारी सत्ता एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगी। हर अधिकारी, मंत्री और नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही जानकारी और समझ होनी चाहिए। राजा ने नसीरुद्दीन की योजना को स्वीकार किया और राज्य में सुधारों की शुरुआत की। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि आई। राजा अब समझ गए थे कि उनके राज्य का असली खजाना उनके लोगों की समझ और उनके सहयोग में था, न कि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत शक्ति और घमंड में। अंतिम शिक्षा। समय के साथ राजा अम्बीर और नसीरुद्दीन के बीच एक गहरी मित्रता विकसित हो गई। राजा ने नसीरुद्दीन से बहुत कुछ सीखा और नसीरुद्दीन ने भी राजा के साथ राज्य के मामलों में सहयोग किया। नसीरुद्दीन ने राजा को यह सिखाया कि ज्ञान और समझ जब सही तरीके से लागू किए जाते हैं, तो वे किसी भी राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। इस प्रकार नसीरुद्दीन और राजा अम्बीर की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि घमंड और शक्ति के बजाय समझ और सहयोग सबसे कीमती होते हैं। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है और दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, वही असली शक्ति और सम्मान प्राप्त करता है। कहानी 12। एक बार नसीरुद्दीन अपने घर में अकेला बैठा था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि वह किसी न किसी तरह से अपना जीवन सुधार सकता है। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास कोई बहुत कीमती चीज होती, तो वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता था। उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर उसके पास एक तिजोरी हो, जिसमें वह अपनी सबसे कीमती चीज रख सके, तो शायद वह सचमुच खुश हो सकता है। अगले ही दिन नसीरुद्दीन ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और एक शानदार तिजोरी खरीदी। अब वह न केवल तिजोरी के मालिक बन गया था, बल्कि वह अपनी सबसे कीमती चीज को उसमें रखने की योजना भी बनाने लगा। लेकिन नसीरुद्दीन को इस बारे में सोचने में बहुत समय लगा। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उस तिजोरी में वह क्या रखे। कुछ समय तक तो वह सोचता रहा कि क्या वह उसमें सोने की छड़ी रखे या फिर अपने जीवन की सबसे कीमती यादें, जैसे उसकी पहली नौकरी की चिट्ठी या फिर किसी प्रिय व्यक्ति का लिखा हुआ खत। नसीरुद्दीन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसे यह समझ में आने लगा कि वह जो भी रखे, वह कभी न कभी पुराना हो जाएगा। सोने की छड़ी एक दिन उसे बेमतलब लगेगी और पुराने कागज भी समय के साथ खत्म हो जाएंगे। वह हताश हो गया और तिजोरी को बंद कर दिया। तिजोरी की चाबी को अपनी जेब में डालकर नसीरुद्दीन बाहर चला गया। शहर में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, जो सर्दी से कांप रहा था और उसकी आंखों में किसी प्रकार की उदासी थी। नसीरुद्दीन ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा,
आपका क्या हाल है? आप इतने उदास क्यों हैं? वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मैं एक छोटी सी दुकान का मालिक था, लेकिन अब वह बंद हो गई है। मेरी सारी जमा पूंजी उस दुकान में चली गई और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। नसीरुद्दीन ने वृद्ध व्यक्ति को देखकर कहा, आपके पास एक बहुत कीमती चीज है। क्या आप जानते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने चौंककर पूछा, क्या है वह चीज? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास जीवन का अनुभव है जो किसी तिजोरी से भी ज्यादा कीमती है। आप कभी भी इसे खो नहीं सकते। वृद्ध व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर नसीरुद्दीन की बातों को समझते हुए उसे धन्यवाद कहा। उसने महसूस किया कि उसके पास उस अनुभव के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन यही अनुभव उसे भविष्य में नई राह दिखा सकता था। नसीरुद्दीन को उस दिन समझ में आया कि असली खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि वह हमारी यादें, अनुभव और सीखी हुई बातें होती हैं। वह घर वापस लौट आया और अपनी तिजोरी खोलते हुए उसने महसूस किया कि वह पहले ही अपनी सबसे कीमती चीज को अपने दिल में रखता है, वह अनुभव और समझ जो उसने जीवन से सीखी थी। नसीरुद्दीन हंसते हुए सोचने लगा, तिजोरी में क्या रखूं जब जीवन ही सबसे बड़ी तिजोरी है। इस कहानी का संदेश यह था कि जीवन की सच्ची संपत्ति अनुभव और समझ में निहित है, और यह कभी समाप्त नहीं होती। तिजोरी की चाबी हमें कभी न कभी अपनी समझ को खोलने की आवश्यकता होती है, और जब हम इसे समझते हैं तो असली सुख और शांति हमें मिलती है।